नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड से मैं हूं पूजा भारद्वाज। और शो की शुरुआत कर रहे हैं असम की खबर से, जहां बाढ़ ने खूब तबाही मचाई है। 1500 गांव तबाह हो चुके हैं। भारी बारिश से, बाढ़ और भूस्खलन से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। 26 जिलों के 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम और पड़ोसी राज्यों मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और कपिला नदी में पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। असम में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 3 जिले हैं, दीमा हसाओ, होजाई और सिलचर। और हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी और संजय चक्रवर्ती बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होजाई जिला पहुंचे, जहां बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए अभियान चल रहा है। कई जगह तो उन्होंने पाया कि लोग 2 दिन से फंसे हुए हैं। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। कहां से आपको मैसेज आया है, किस गांव में जा रहे हैं और स्थिति क्या है उस गांव में? वहाँ में हमारा लोग फंसे हुए हैं और वो लोग हमें लास्ट कॉल किया है कि हमारा यहाँ हम लोग बच्चे बूढ़े सब एक साथ है। पानी हमारा मतलब घर से ऊपर जा रहा है। अभी हम घास में और थोड़ा वो टांग वांग बना के वहाँ में रह रहा है, इसीलिए बोला है तुम लोग जल्दी आओ। कल रात से हमको फ़ोन किया था, अभी भी उन लोगों को ला नहीं सका। अभी जा रहा हूँ उनको लाने के लिए। भाई साहब थोड़ा सामने आएंगे अगर आप लोग पिछले कितने दिनों से रेस्क्यू कर रहे हैं आप लोग एसडीआरएफ से, और कितने लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं? अभी तक तो हम लोग कल दोपहर को पहुँचे हैं। हम लोग गुवाहाटी से आए हैं ना एसडीआरएफ का, तो कल रात सुबह 5 बजे तक रेस्क्यू किया, पूरा रात रेस्क्यू किया। जोर से बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो संजय भाई। मेरा नाम तो संजय भाई ने। क्या करते हैं आप? मैं तो पानी के लिए और क्या करूँगा, मैं तो इधर ही पालन के ऊपर में रहा था। कितने दिनों से यहाँ पे पानी हो? 5-6 दिन से हो गया। 5-6 दिन से जैसे पानी है। हाँ। तो कैसे जी रहे हैं? खाना वाना है घर में? खाना वाना 2 दिन में नहीं खाया, आज खाया है। कितने लोग हैं घर में? घर में 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। हाँ। और तो कैसे रह रहे हैं पूरा घर में? कैसे रह रहा, हम तो बहुत टेंशन हो गया है, कैसे हम बचूंगा, कैसे मेरा जान ये करूंगा, सेव करूंगा। इसी तो मैं इधर उधर तो ये बोर्ड बहुत ज्यादा से ज्यादा मैंने उसको खोजना पड़ेगा, लेकिन नहीं पाया वो। और काम क्या करते हैं आप? काम तो मैं खेती काम करता हूँ। आपकी खेती में पानी है? अभी पानी हो गया पूरा? खेती तो पानी वो डूब गया, और ये मेरा दुकान है, ये दुकान वो डूब गया, सारा माल वो पानी से गिर गया। हमारी ये गांव का नाम दक्षिण राधानगर मध्यपड़ा है। हम तो सरकारी से कोई सुविधा नहीं मिले, तो अभी हमको जो सुविधा हम पालेंगे वो सुविधा आपको आप मदद कर देंगे। ठीक है, हम सरकार को जाके जरूर आपकी कहानी बोलेंगे। और यहाँ पे रेस्क्यू करने आए हैं, ये भाई साहब आए हैं, और एसडीआरएफ। आपके घर के कौन कौन जा रहे हैं अभी रेस्क्यू टीम के साथ? 4 आदमी जाएंगे, हम 2 आदमी घर में रहेंगे। मगर अगर पानी भर गया तो? अगर पानी भर गया तो हम तो ऊपर में रहेंगे। ये युवा रेस्क्यूअर्स असम स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के हैं, और वो इन बाढ़ पीड़ित गांव वालों को सुरक्षित निकाल के रिलीफ कैंप तक लेके जा रहे हैं। असम के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालना एक चुनौती है, और इस चुनौती को और भी कठिन कर रही है। पूरे राज्य में अभी भी बारिश हो रही है, और इसके साथ साथ बाढ़ का पानी भी बढ़ रहा है, मगर सरकार के लिए लोगों को सुरक्षित निकालना अब सबसे बड़ी चुनौती है। होजाई से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। और कर्नाटक, खासतौर से बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से अफरा तफरी मची। कुछ ही घंटों में 155 मिलीमीटर बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हुए और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। बारिश के बाद सुबह की उस इलाके की तस्वीर जहां से पानी निकल गया, टूटी हुई दीवार, मलबे में दबी गाड़ियां। बारिश रुकने के घंटों बाद बेंगलुरु शहर का यह हाल था। निचले इलाकों में पानी जमा हो गया। इतना लोड होने के बाद ये वॉल पे प्रेशर पड़ेगा ना, और पानी बाहर आया है। अगर कुछ ना कुछ अगर हो जाता, कैजुअलिटी हो जाती, तो कौन जिम्मेदार था? या बीबीएमपी जिम्मेदार था, या गवर्नमेंट जिम्मेदार था, या कौन जिम्मेदार था? ये मैं जानना चाहता हूँ हुकूमत से। बेंगलुरु शहर के कुछ इलाकों में रात में कुछ घंटों में ही 155 मिलीमीटर तक बारिश हुई। लोग सड़कों पर तैरते नजर आए। गाड़ियां सड़कों पर पानी की वजह से फंस गई।
कई जगहों पर पानी इसलिए जमा हुआ क्योंकि पानी निकालने वाली नालियां अतिक्रमण की शिकार हो गई। ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ। ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ। शहर में 800 किलोमीटर लंबा पानी निकालने का नाला है। 400 किलोमीटर पर से अतिक्रमण हटाना बाकी है। इस साल तक वो भी पूरा कर लिया जाएगा। ಸುಮಾರು 1600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ। ಈ ವರ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ। बारिश के थमने की फिलहाल संभावना नहीं है। वो दिन में वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में भी 2 दिन नेक्स्ट 2 डेज दैट इज़ 18th और 19th को वाइड स्प्रेड रेन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कुछ आइसोलेटेड जगह पर वेरी हैवी रेन भी हो सकता है। निचली जगहों पर बारिश के पानी ने काफ़ी तबाही मचाई। राजकालवे यानी पानी निकलने की जो जगह है उस पर हुए अतिक्रमण ने हालात और बदतर कर दिए। देखिए किस तरह से गाड़ियां, लोगों के घर सब तबाह हुए। यहाँ पर ये चुनावी साल है, ऐसे में अतिक्रमण हटाकर राज्य सरकार लोगों की नाराज़गी का सामना करना नहीं चाहती। यानी आने वाले दिनों में बारिश के बाद कुछ ऐसे ही हालात इस शहर में देखने को मिलेंगे। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। और अब आइए बात करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की, जिसमें नया मोड़ सामने आ चुका है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट द्वारा हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को दोबारा सर्वे कमीशन में शामिल करने की मांग की है। इस अर्जी पर अब कोर्ट कल सुनवाई करने वाला है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। गुरुवार को बनारस कोर्ट में वकीलों के हड़ताल के चलते ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई को लेकर संशय बना रहा, लेकिन तकरीबन 2 बजे जज के बंद कमरे में सुनवाई हुई। कोर्ट में हिंदू पक्ष ने नई अर्जी दाखिल करते हुए मांग की कि हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को दोबारा सर्वे कमीशन में शामिल किया जाए। कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक वादी पक्ष ने कहा है कि परिस्थिति को देखते हुए 6 और 7 मई को कमीशन की कार्रवाई की समस्त वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के साथ वकील कमिश्नर अजय मिश्रा को कमिश्नर रिपोर्ट में सहयोग करने का आदेश दिया जाए ताकि न्याय हो। हिंदू पक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर अजय मिश्रा की रिपोर्ट को नहीं शामिल किया गया तो सर्वे रिपोर्ट अधूरी मानी जाएगी। 2 दिन की जो पूर्व की कार्रवाई थी 6-7 मई को, तो उसमें अजय मिश्र जी ही उपस्थित थे। वही उस समय नियुक्त कमिश्नर थे, इसलिए सर्वे उन्होंने किया है। उनकी रिपोर्टिंग जो भी उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया उसको दाखिल किया जाए, नहीं तो रिपोर्ट अधूरी रह जाएगी। दरअसल पहले कोर्ट ने अकेले अजय मिश्रा को सर्वे करने की जिम्मेदारी दी थी। अजय मिश्रा ने 2 दिन 6 और 7 मई को अकेले सर्वे की कार्रवाई की थी। बाद में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के बाद कोर्ट ने दोबारा अजय मिश्रा के साथ विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को नियुक्त कर दिया। सर्वे रिपोर्ट 17 मई को दाखिल करने के आदेश दिए थे। कोर्ट इस नई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा और गुरुवार को ही कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे। सर्वे कमीशन की रिपोर्ट पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एक सर्वे कमिश्नर दूसरे सर्वे कमिश्नर अजय मिश्रा को हटवा चुके हैं। अब हिंदू पक्ष चाहता है कि अजय मिश्रा जिनको हटा दिया गया, जिनको कोर्ट ने लिखित तौर पर कहा है कि उनका जो रवैया था वो गैर जिम्मेदाराना था, उनको वापस चाहते हैं कि वो इस कार्रवाई में शामिल हो जाएं। तो जाहिर सी बात है कि जब सर्वे करने वाले ही आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं तो सर्वे की रिपोर्ट कैसे विश्वसनीय हो सकती है। बनारस में सहयोगी विनीत और अजय कुमार सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और ज्ञानवापी सर्वे विवाद के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों से भटकाने के लिए धार्मिक जगहों का इस्तेमाल हो रहा है। कि देश में निरंतर बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व आसमान छू रही महंगाई आदि पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है और अब आज़ादी के वर्षों बाद यहाँ ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोर ही होगा।
और अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ट्रायल लंबा चलने वाला है और काफी वक्त से जेल में रह चुकी हैं इंद्राणी मुखर्जी, करीब 6.5 साल से, इसीलिए वो जमानत की हकदार हैं। 6.5 साल से मुंबई की भायखला महिला जेल में बंद इंद्राणी को साल 2015 में 25 साल की शीना बोरा की मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के मुंडका में लगी आग में मारे गए 27 लोगों में से 19 की पहचान नहीं हो पाई है। उनके शव बुरी तरह से जले हुए हैं। कई परिजन अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। 18 साल की निशा इस दुनिया में है या नहीं, ये उसके परिवार को पता नहीं। घर के लोग रोज अस्पताल और थाने के चक्कर लगाते हैं। वो अपने 7 भाई बहनों में अकेली कमाने वाली थी। वो मुंडका की इमारत में लगी आग के वक्त वहीं थी। पता चला वहाँ पर? कुछ नहीं पता चला। वहाँ भी गए थे शनिवार के दिन, यहाँ आए, फिर वहाँ मुंडका गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। निशा को आखिरी बार 13 मई को मुंडका की उस इमारत से निकलने की कोशिश करते देखा गया था। वो निकलने की कोशिश करी थी, किरान पे चढ़ने वाली थी। किरान पे चढ़ते हुए पैर आगे बढ़ाई भी तो पीछे से जो 3-4 जने का ग्रुप था उसकी, तो सब लोग अंदर वापसी चले गए। अच्छा। उसके बाद में उसका कोई पता नहीं लगा अभी तक। अभी डेट बॉडी तक हम लोगों को नहीं मिला। अभी ये तो पुलिस वाला कार्रवाई नहीं करे तो कौन करेगा कार्रवाई? इसका कोई जवाब मिलेगा आगे में? कोई ये तो बता सकते हैं कौन से अस्पताल में गए, कोई बता सकते हैं? संदीप का परिवार भी अपने 34 साल के भतीजे के इंतजार में है। नांगलोई के रहने वाले प्रवीण भी इस हादसे के बाद गायब हैं। डीएनए जांच के लिए उनके परिवार के ब्लड सैंपल लिए गए हैं। अभी तक जितने भी हॉस्पिटल हैं लगभग सभी हॉस्पिटल में छान मारे। आज सेकंड आए हैं दोबारा जांच पड़ताल के लिए, कहीं से कोई उनका सुराग मिले। बाकी अभी तक कोई उनकी सूचना नहीं मिली है और आगे सर्च कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। डीएनए टेस्ट के लिए क्या कुछ किया आप लोगों ने? डीएनए के लिए उनके भाई का सैंपल दिया गया है सैटरडे को, और मे भी शायद कहा जा रहा है 10 दिन के आसपास लगेगा उसकी रिपोर्ट आने के लिए। इन लोगों की तरह और भी कई परिवार हैं जो अपनों को जिंदा या उनका शव खोज रहे हैं। मुंडका हादसे में 27 लोग मारे गए थे, जिनमें अभी तक केवल 8 लोगों की पहचान हो पाई है, क्योंकि लोग बुरी तरह जल गए हैं। अब दिल्ली की फॉरेंसिक साइंस लैब में डीएनए टेस्ट के जरिए शवों की पहचान होगी। हमारे पास सैंपल फॉरेंसिक डीएनए एग्जामिनेशन के लिए जमा कराए जाते हैं और उस फॉरेंसिक डीएनए एग्जामिनेशन से हम डीएनए प्रोफाइल जनरेट करते हैं, डिसीज पर्सन का भी और उसके जो रिलेटिव्स या क्लेमेंट्स होते हैं उनका भी, और उस फॉरेंसिक डीएनए को उन क्लेमेंट से मैच करके आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है कि ये पर्सन उसको बिलोंग करता है बाय रिलेशनशिप और नॉट। एफएसएल को मृतक और उनके रिश्तेदारों के कुल 100 सैंपल मिले हैं, कुछ मौके से बरामद हुए हैं। नाइट में भी हमारी टीम गई थी, पर नाइट में वहाँ पे बर्निंग का पोर्शन ज़्यादा था, इसलिए हम नाइट में नहीं कर पाए थे क्राइम सीन को। इसके बाद हम सुबह गए थे वहाँ पे, और सुबह हमने वहाँ पे सारी सर्चिंग करी और जितने भी सैंपल थे हमने वहाँ से कलेक्ट किए, क्राइम एग्जिबिट कलेक्ट किए और उनको पुलिस को हैंडओवर कर दिए थे वहीं पर। ज़्यादातर सैंपल हमने आर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कलेक्ट करे थे और डीएनए पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्ट किए थे। उम्मीद है कि 2 हफ्ते के अंदर डीएनए जांच के जरिए मृतकों की पहचान हो जाएगी। इस काम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की बड़ी टीम लगी है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और कान फिल्म फेस्टिवल की आज से आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें और पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। अपनी मांगों को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले किसानों ने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ करीब 2 घंटे तक चली बैठक के बाद सरकार और किसान नेताओं के बीच सहमति बन गई है। किसानों से पंजाब की आप सरकार का टकराव। अपनी इस पहली बड़ी चुनौती से निपटते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने धान बुआई पहले कराने की मांग मान ली है। 14 जून से 17 जून जरा कर दिता। धान बुवाई के पिछले शेड्यूल की जगह जो 4 चरणों में 18 जून से शुरू हो रहा था,
अब ये 3 चरणों में 7 जून से कांडी और दूसरे पानी वाले इलाकों में होगा। फिर 14 और 17 जून को राज्य को जो हिस्सों में बांटते हुए होगा, फसल का पैटर्न देखकर। किसान कई मांगों के साथ धरने पर थे। इनमें गेहूं उगाने वालों के लिए बोनस से लेकर धान की खेती में बदलाव तक की बात शामिल थी। धान बुआई अब 18 जून की जगह 10 जून से होगी। राज्य सरकार खुशबूदार बासमती चावल की खरीद के मुद्दे को केंद्र के सामने उठाएगी। सरकार ने गेहूं पर 500 रुपए क्विंटल बोनस देने से इनकार किया, लेकिन इस मुद्दे पर केंद्र से चर्चा की जाएगी। किसान संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और प्रदर्शन को वापस लिया। लोगों का गुस्सा तभी शांत होगा जब सरकार खुद से उन बातों की घोषणा करेगी जिस पर उसने सहमति जताई थी। मंगियां जा चुकी मंगा अनाउंस कर दिया था। आज तो सरकार ने इनकी मांगे मान ली हैं। मोहाली में किसानों का धरना खत्म हो चुका है, किसान यहां से जा रहे हैं। लेकिन जब तक पंजाब में खेतीबाड़ी को लेकर एक तगड़ी पॉलिसी, एक कारगर पॉलिसी नहीं बनाई जाती, आगे आने वाले दिनों में भी किसान इसी तरह कोई न कोई डिमांड लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। मोहाली से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए कान फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं, जो कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित उत्सवों में से एक है और आज आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। खास बात यह है कि बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जूरी का हिस्सा हैं। जूरी मेंबर्स की बात करें तो विंसेंट लिंडन जूरी के अध्यक्ष हैं, जबकि दीपिका पादुकोण, रेबेका हॉल, असगर फरहादी, लैजली, नूमी रफास, जेफ निकोलस और जोआकिम ट्रायर प्रतियोगिता के जज हैं। जूरी इस साल के विजेताओं की घोषणा 28 मई 2022 को करेगी। दीपिका पादुकोण ने कहा कि जूरी का हिस्सा बनने के बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था, इसलिए वो शुक्रगुजार हैं। But when we look back at the 75 years Thank of you Cannes, so much. First of all, congratulations to the India Pavilion आज ये इनॉग्रेशन के लिए। एंड मैं बहुत गर्व महसूस फील कर रही हूँ क्योंकि it's the 75th year of Cannes, but it's also 75 years of India, and to have India as the spotlight country and to be a part of the jury is something I never imagined, something I never expected. 15 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो I don't think anyone had faith in me or my talent or my craft. So 15 years later to be a part of the jury and to be actually, I wouldn't say judging, but to actually be experiencing some of the best cinema in the world has been an incredible journey, and I'm truly grateful for that. और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।